नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्रा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। बीच के दिनों में कई तकरीबन 1 हफ्ते से या 10 दिन से राष्ट्रीय मुद्रा कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो रहा था, पर आज से वह नियमित रूप से आपके सामने रहेगा और हम यह कोशिश करेंगे कि हम हर रोज प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में एक समझ बनाएं, लगातार बातचीत करते रहें। अभय सर नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और यह कहा जा रहा है कि एक तरीके से लगातार बजट पेश करने के मामले में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया। बातचीत की शुरुआत में इसी प्रश्न से करना चाहूंगा कि आप उनके इस बजट को किस रूप में देखते हैं? क्या एक बहुत ही क्रांतिकारी बजट है? देखिए, बजट के दो पक्ष होते हैं। एक उसका होता है आर्थिक पक्ष और एक होता है राजनीतिक पक्ष। आमतौर पर बजट एक आर्थिक दस्तावेज होने के साथ साथ में एक राजनीतिक दस्तावेज भी होता है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बजट को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि मोदी जी को गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आता। तो हम लोगों को पहले ही शक था कि मोदी जी गठजोड़ सरकार चलाने में काफी गड़बड़ियां करेंगे और काफी अपना नुकसान भी करेंगे। वो उन्होंने इस बजट से पहले बजट से ही दिखाना शुरू कर दिया कि उन्हें गठजोड़ सरकार चलाने में उनको कोई आइडिया नहीं है उनको कैसे चलाई जाए गठजोड़। यानी जो गठजोड़ के आपके घटक दल हैं, उन घटक दलों से आप समझौता कैसे करेंगे? हर घटक दल सरकार के सामने बड़ी बड़ी मांगे रखता है। ये तो आपकी कुशलता है कि आप उनकी मांगों को किस हद तक जाके पूरा करते हैं बिना गठजोड़ को तोड़े हुए। अब मोदी जी के पास 240 सांसद हैं और जितना गठजोड़ है कुल मिलाकर 32 सीटों की सप्लाई करते हैं। उनमें से जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के पास कुल 28 सीटें हैं। लेकिन उन्होंने इस बजट में जो हासिल किया है, ऐसा लगता है उनके पास 28 नहीं बल्कि 280 सीटें हों। उन्होंने जितनी मांगे रखी थी मोदी जी ने सब मान ली और अपनी 5 साल की सरकार का काल होता है तो पहले साल में ही उन्होंने सारी मांगे मान ली और अपने पूरे बजट के संतुलन का कबाड़ा कर दिया उन्होंने। भाई ऐसे मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू आए दिल्ली, उन्होंने मोदी जी के सामने 1 लाख करोड़ रुपए की मांग रखी। निर्मला सीतारमण के सामने 1 लाख करोड़ रुपए की मांग रखी। सीतारमण जी घबरा गई, उन्होंने कहा इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो नायडू जी ने कहा कि ठीक है, आप एक कमेटी बना लीजिए और उस कमेटी का हमें हेड बना दीजिए, हम बताएंगे आपको वो पैसे कहाँ हैं। पता नहीं क्या हुआ, मुझे इसके आगे की बात नहीं मालूम। लेकिन आज के बजट से ये लगा कि नायडू ने तकरीबन मोदी से अपनी मांग मनवा ली है। बजट में घोषणा केवल 15,000 करोड़ रुपए की हुई है कि आंध्र प्रदेश को अमरावती राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक रियायत दी जाएगी। लेकिन तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने टीवी चैनल के ऊपर खुल के ये कहा कि 15,000 करोड़ रुपए तो हमें घोषित रूप से मिले हैं, इसके अलावा 60,000 करोड़ रुपए देने का वायदा हमसे का पैकेज हमें बजट से पहले ही दे दिया गया है। तो ये हो गए 75,000 करोड़ रुपए। इसके बाद पोलावरम जो परियोजना है उसको पूरा करने में भी केंद्र सरकार ने कहा कि वो उसमें मदद करेगी। तो कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ के करीब उनका पैकेज पहले ही से पहुंच गया है। अब आप नीतीश कुमार को आइए, नीतीश कुमार को 59,000 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने। 59,000 करोड़ रुपए, 59,000 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने। ठीक है, नीतीश कुमार जी की मांग थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार और आंध्र प्रदेश जरूरतमंद राज्य नहीं है, हर राज्य जरूरतमंद होता है। ये राज्य झारखंड और तेलंगाना के निकल जाने की वजह से ज्यादा जरूरतमंद है। तो जरूरतमंद राज्यों को मदद करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर नायडू को उनकी मांग का केवल 30% दिया जाता या नीतीश कुमार को उनकी मांग का केवल 30% दिया जाता पहले साल में, तो क्या वो लोग गठजोड़ छोड़ के चले जाते? इसका मतलब है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए मोदी जी अपने आप को बहुत दबाव में महसूस करते हैं और वो बिल्कुल घुटने टेक दिए उन्होंने अपने दोनों पार्टनरों के मुकाबले, जबकि भाजपा की ताकत बहुत है। कहां 240 सांसद और कहां 28 सांसद। मंत्रिमंडल में भी भाजपा के लोग भरे हुए हैं, सारे बड़े पदों पर भी भाजपा के लोग हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी को गठजोड़ पार्टनर्स के साथ में बातचीत करना, सौदेबाजी करना की कला में ये बिल्कुल माहिर नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इस बजट की जो राजनीति है उसमें मोदी जी पूरी तरीके से इस वक्त पराजित खड़े हुए।
जीत हुई है नीतीश की और नायडू की। तो शुरू शुरू में कहा गया था कि अब एनडीए का मतलब हो गया है नीतीश देशम अलायंस। वास्तव में एनडीए जो है वो नीतीश देशम अलायंस ही बन गया है। अब आइए इस बजट के आप आर्थिक पक्ष के ऊपर, जब निर्मला सीतारमन बजट बनाने बैठी होंगी तो उन्हें पहले से पता था कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और इस बात का प्रमाण आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई पड़ता है। उस 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 आर्थिक सर्वेक्षण में जो समस्याएं बताई गई हैं उसमें शीर्ष पर बेरोजगारी की समस्या है। क्या ये बजट बेरोजगारी की समस्या के हल की तरफ कोई कदम बढ़ाता है? जाहिर है एक बजट में बेरोजगारी की समस्या नहीं हल हो सकती, लेकिन क्या ये कदम बढ़ाते हुए लगता है? अब एक एक करके आइए आप। जो मनरेगा है, जो ग्रामीण इलाके में, देहातों में बेरोजगारी की समस्या का एक अस्थायी किस्म का समाधान है, लेकिन वो काफी काम करता है। मनरेगा के लिए इस बजट में 86,000 करोड़ रुपए रखे गए। पिछले साल मनरेगा पे कितना खर्च किया है मोदी सरकार ने? 98,000 करोड़ रुपए, 98,000 करोड़ रुपए। 86,000 करोड़ रुपए तो पिछले सरकार का जो संशोधित अनुमान था, रिवाइज्ड एस्टीमेट था, वो रखा गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनरेगा पे कितना कम पैसा इन्होंने रखा है। फिर जो नीति आयोग, इस सरकार का जो थिंक टैंक है, विवेक देबरॉय ने, नीति आयोग के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने सरकार को सुझाव दे रखा है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, इसलिए एक अर्बन मनरेगा चालू किया जाना चाहिए। इस सुझाव को मोदी जी ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उनके पास पैसे भी नहीं थे अर्बन मनरेगा शुरू करने के लिए, क्योंकि पैसे तो उन्होंने सब नीतीश और नायडू को दे दिए। अगर नीतीश और नायडू कुछ पैसे बचाते ना तो आप कोई नई स्कीम भी शुरू कर सकते थे। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए मुद्रा योजना में उन्होंने 10 लाख का ऋण जो है वो 20 लाख का कर दिया। हम लोग जानते हैं कि जो मुद्रा योजना है उसमें 3 तरह के ऋण मिलते हैं। एक शिशु ऋण है, एक किशोर ऋण है और एक तरुण ऋण है। यही नाम दिए गए हैं उनको। शिशु ऋण का मतलब है 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर ऋण का मतलब है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण, और तरुण ऋण का मतलब है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण। अगर आप 2023 तक मुद्रा योजना का जो प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था पर और बेरोजगारी पर, उसके अध्ययनों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि 31 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के ऋण 2023 तक मिले, या कह सकते हैं 2022-23 तक 31 करोड़ लोगों को ऋण मिले। उसमें 95% ऋण जो है वो शिशु ऋण थे, यानी उनका औसत पड़ता है, जो पैसे उनमें बांटे गए 51,000 करोड़ रुपए का औसत बैठता है। यानी 10 लाख रुपए का जो तरुण ऋण था वो तकरीबन ना के बराबर लोगों ने ही लिया। इसका सीधा मतलब ये निकलता है, पर उस 10 लाख को आपने बढ़ा के 20 लाख कर दिया तो 10 लाख का ऋण किसी नहीं उठाया, तो 20 लाख का ऋण कौन उठाएगा? अब आप आइए इनकी इस योजना के ऊपर कि अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी किसी एक व्यक्ति को मिलती है तो उसकी तनख्वाह का पहला महीना जो है, पहले महीने की तनख्वाह सरकार के खजाने से जाएगी, सब्सिडाइज कर दिया उसको। इस बात की क्या गारंटी है कि प्राइवेट सेक्टर किसी व्यक्ति को नौकरी देगा? वहां तो छटनियां हो रही हैं, ले ऑफ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों? उनकी फैक्ट्रियां केवल 70 से 75% की क्षमता पे काम कर रही हैं। 70 से 75% की क्षमता पे काम करने से भी जो माल बन रहा है वो 100% मार्केट में बिक नहीं रहा है। उससे इन्वेंट्री वेयर हाउस में भरा पड़ा हुआ है माल। आप देखिए कार उद्योग, भारत में कितनी कारें बिकती हैं, लेकिन जो एंट्री पॉइंट की कारें हैं, छोटी कारें हैं, वो बिक नहीं रही है बिल्कुल। एंट्री पॉइंट का मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। उद्योगों के हर क्षेत्र में केवल हाई एंड उत्पादन है वो तो बिक रहा है, उन्हीं लोगों के पास पैसे हैं खरीदने के लिए। मझोला और निचले स्तर का जो माल है वो नहीं बिक रहा है, इसलिए उद्योग कोई नई क्षमता स्थापित करने के मूड में नहीं है। वो क्यों करेंगे? नई फैक्ट्रियां क्यों बनाएंगे? नई फैक्ट्रियां नहीं बनाएंगे तो नई नौकरी भी नहीं देंगे।
जब नई नौकरी भी नहीं जाएंगे तो सरकार एक पहले महीने की तनख्वाह अपने सरकारी खजाने से कैसे देगी उनको? तो स्थिति यह है कि बेरोजगारी के प्रश्न को संबोधित करने में ये बजट पूरी तरीके से नाकाम है। एक तो इन्होंने बहुत देर में ये स्वीकार किया कि बेरोजगारी एक समस्या भी है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो कभी माना ही नहीं उन्होंने कि महंगाई बेरोजगारी कोई समस्या भी है। चुनाव हार गए तो अब सब मानने लगे हैं। जहां तक महंगाई का सवाल है, निर्मला सीतारमन के पूरे भाषण में केवल एक वाक्य महंगाई के ऊपर आया है। तो महंगाई की समस्या है और उससे निपटना है, इसको अभी पूरी तरह सरकार स्वीकार भी नहीं कर रही है। अब आप आइए दूसरे मसलों पर, जैसे सामाजिक क्षेत्र कहते हैं इनको। स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च किया है इन्होंने? केवल 89,000 रुपया स्वास्थ्य के ऊपर दिया है खर्च। शिक्षा के ऊपर कितना खर्च किया है? खर्च बढ़ाया है इन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए। केवल एक 89,000 करोड़ रुपए और 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ाए। अब इसके पीछे तर्क इनका ये है, रविशंकर प्रसाद ने तर्क दिया कि भाई स्वास्थ्य जो है वो तो राज्यों का विषय है, शिक्षा जो है वो तो राज्यों का विषय है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार बनाएगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानने के लिए सारे राज्य बाध्य हैं, उसी के आधार पर वो अपनी शिक्षा चला रहे हैं। लेकिन जब पैसे देने का सवाल आएगा तब आप कहेंगे ये राज्यों का विषय है। शिक्षा का सारे देश के पैमाने पर जो कारपोरेटीकरण और निजीकरण किया जा रहा है, वो सारे राज्यों में भी हो रहा है। तो स्थिति यह है कि स्वस्थ और शिक्षित नागरिक कैसे बनाया जाए, इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है, न कोई मंशा है और न ही उनके पास इस तरह के पैसे हैं कि वो इस काम में निवेश कर सके। तो मेरा मानना यह है कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खस्ता है। अब आप देखिए, पहले मैं ये मानता था कि ये सरकार कारपोरेट पूंजी के पास में सरकार ने अपनी स्वायत्तता और संप्रभुता गिरवी रख छोड़ी। अब दो ऐसे मुकाम हो गए हैं जहां इसकी स्वायत्तता और संप्रभुता गिरवी है। एक तो नीतीश नायडू के सामने गिरवी है और कारपोरेट पूंजी के सामने गिरवी है। क्यों गिरवी है कारपोरेट पूंजी के सामने? 2019 में मोदी सरकार ने कारपोरेट घरानों को टैक्स हॉलीडे दिया था। वो 1,45,000 करोड़ रुपए का टैक्स हॉलीडे था। उससे कारपोरेट घरानों की जेब में 2.5 लाख रुपया पहुंचा। 2.5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ इन्होंने पहुंचाया। तर्क तब दिया गया था कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब जो उनका सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण में उन्होंने मान लिया है कि कारपोरेट पूंजी जो है, निजी क्षेत्र नए रोजगार सृजित करने में नाकाम रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हम और आप जो टैक्स देते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स हम लोग जो देते हैं इनकम टैक्स की शक्ल में और दूसरे डायरेक्ट टैक्सों की शक्ल में देते हैं, इस बजट में जो राजस्व की आमदनी हुई है उसका 19% हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से आया है और कारपोरेट टैक्स से केवल 17% हिस्सा आया। यानी हमारे और आप जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उन्होंने अपनी जेब से ज्यादा पैसा दिया है सरकार को और कारपोरेट सरबराहों ने अपनी जेब से कम पैसा दिया है सरकार को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैम्पर्ड, सबसे ज्यादा लल्लो पच्चो सरकार किनकी करती है? पहले कारपोरेट घरानों की करती थी, अब नीतीश नायडू की भी करती है। और ये तो पहला वर्ष है। अगर ये सरकार आगे चलती है, अगर ये 5 साल अपने पूरे करती है, तो हर साल नीतीश और नायडू के दबाव में ये सरकार रहेगी और वो लोग लगातार इस सरकार से वसूलियाबी करते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जरूरतमंद राज्यों को देना केंद्र सरकार का दायित्व है, लेकिन उनके सामने घुटने टेक देना केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है। यहां तक कि कई आर्थिक विशेषज्ञों ने ये बताया है कि आंध्र प्रदेश की सरकारें जो बनी है पिछले दिनों,
चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो YSR रेड्डी की सरकार हो, या इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो, या नीतीश की सरकार हो, या तेजस्वी सरकार हो, किसी की सरकार हो बिहार में, ये लोग जो रकमें इन्हें दी गई हैं, उन रकमों का पूरा वाजिब 100% इस्तेमाल करने में भी नाकाम रहे हैं। उनका काफी हिस्सा इनको वापस करना पड़ा है। खर्चे आवंटित कर देना या खर्चे प्राप्त कर लेना एक अलग बात है, आप उसको खर्च कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उपयोगी तरीके से, पहले से तयशुदा योजना के मुताबिक, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जब उसका ऑडिट किया जाता है तो पता लगता है कि ये सरकारें अपने आप को मिले पैसे का इस्तेमाल भी नहीं पूरी तरह कर पाती हैं। ये सब बातें मोदी उनके सामने उठानी चाहिए थी कि भाई आपने पिछले साल इतना रुपया वापस किया है। नीतीश से कहना चाहिए था आपने पिछले साल इतना रुपया वापस किया है, आप पहले उस पैसे का पूरा इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा बहुत हम दे देते हैं, थोड़ा उस पैसे का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने डर के मारे कहीं हमारी सरकार ना चली जाए, हम कमजोर ना महसूस हो, क्योंकि अगर एक एक बयान भी नीतीश और नायडू दे देते कि हम इस सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो मोदी जी की तो फूंक सरक जाती, इनकी तो बड़ी बेइज्जती हो जाती, नाक कट जाती, अफसरों के सामने भी इनकी बड़ी बेइज्जती होती। इस सब से बचने के लिए कि पहले साल में ही इनकी बेइज्जती ना हो जाए, उन्होंने सरकार की शुरुआत में ही इन दोनों के सामने घुटने टेक दिए पूरी तरह। तो अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है और मैं ये मानता हूं कि उत्तरोत्तर ये अभी और खराब होती ही चली जाएगी। एक और जो निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा किया गया इंटर्नशिप योजना के बारे में, जिसकी काफी चर्चा हुई कि वो शायद 1 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों में इंटर्नशिप के माध्यम से हर महीने 5,000 रुपया देने का प्रावधान करने वाले। क्या ये, और कांग्रेस कह रही कि तो हमारा कार्यक्रम आपने उठा लिया, क्या ये एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है? देखिए जो इंटर्नशिप योजना है, आप इस बात को सोचिए कौन लोग इंटर्न बनाए जाएंगे, इसका डिटेल अभी हम लोगों के सामने आया नहीं है। इंटर्न बनने की शर्तें क्या होंगी, इसके बारे में सुना ये गया। मैं कह रहा हूं अभी सरकार का अभी बहुत सारी चीजें दस्तावेज के रूप में हम लोगों के सामने आनी बाकी हैं। सुना ये गया है कि जैसे कि किसी परिवार में किसी के पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए, कुछ उसकी बड़ी कड़ी शर्तें, जैसे जिस तरह से आयुष्मान योजना है तो उसमें कई शर्तें होती हैं, आपके पास अगर ये चीजें हैं तो आप आयुष्मान योजना के दायरे में नहीं आएंगे। तो सब लोग नहीं आते। योजना सुनने में बड़ी सुंदर लगती है लेकिन आप सब लोग उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो इंटर्नशिप की योजना में आखिरकार उसकी शर्तें क्या होंगी? क्या कोई भी व्यक्ति जाएगा कहेगा कि हम ये यहाँ तक पढ़ाई है, हमें इंटर्न बना लीजिए, और वो इंटर्न 500 कंपनियों में, 500 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में इंटर्न बनाने की योजना है, जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें इंटर्न बनाने की योजना है। वो किस आधार पर सरकार के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो उनसे कहेंगे कि आप लीजिए, आप इतने इंटर्न बनाइए? सरकार तो यही कह रही है कि भाई आप अगर इंटर्न बना लेंगे तो इंटर्न को 5,000 रुपए महीने हम देंगे सरकारी खजाने से। लेकिन वो इंटर्न क्यों बनाएंगे? इंटर्न से क्या काम लेंगे? उनके पास इंटर्न बनाने की क्या कोई गुंजाइश है? क्या कोई डिमांड है उनके उद्योग में? अभी से निजी क्षेत्र में इस तरह नहीं होता है। निजी क्षेत्र में जितनी मांग होती है श्रम शक्ति की, उतनी आपूर्ति लेते हैं वो कोई लोक कल्याण के लिए थोड़ी ना काम करते हैं। इसलिए ये तमाम योजनाएं आखिर में ये साबित हो सकता है कि ये किसी काम की नहीं निकली। ये जो नीतीश और नायडू की मांग को पूरा किया गया है, क्या ऐसा करके जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने लिए कुछ खतरा भी पैदा कर लिया है? क्योंकि इन राज्यों में मैंने देखा कि पंजाब के सांसद काफी बगावती सुर में थे कि पंजाब राज्य का नाम ही नहीं लिया गया, लेकिन वहां तो चुनाव नहीं है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो जो वहां के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया, क्या इसे एक राजनीतिक भूल माना जा सकता है? देखिए इससे बहुत ब्लोबैक पैदा होगा, वो ब्लोबैक का सामना मोदी सरकार, एनडीए सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि अब भाजपा शासित राज्यों में भी इससे नाराजगी होगी। उत्तर प्रदेश तो भाजपा शासित राज्य, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां भाजपा का शासन है या भाजपा विरोधी शक्तियों का शासन है, उन सबके अंदर नाराजगी पनपेगी। जब सारा माल आप केवल 2 राज्यों को दे देंगे, इस डर से कहीं सत्ता आपके हाथ से ना निकल जाए या आपकी बदनामी ना हो जाए या आपको कमजोर ना समझा जाए, सारा माल आप वहां दे देंगे। 1,30,000 करोड़ रुपए
या तो आपने दे दिए हैं या दे देने का आश्वासन दे दिया है, आपने प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है उसको देने की, तो फिर दूसरे राज्यों को नुकसान तो होगा ही। आप देंगे, आपके पास पैसे तो सीमित हैं। फिर आपको अपना जो वित्तीय राजकोषीय जो अनुशासन है वो भी कायम, वित्तीय अनुशासन भी कायम रखना है। मतलब आपके ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा हो गया है, सरकार ज्यादा कर्जा आप ले नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सरकार सामना कर रही है। क्या नीतीश कुमार एक नायक के रूप में उभरेंगे बिहार में? इससे तो बड़ा तो फायदा मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार ऊपर से देखने में कितने भी बीमार या कमजोर लगते रहे या कुछ उल्टी सीधी हरकतें मंच पर करते हुए दिखाई पड़े हैं, कभी इंजीनियर का पैर छूने झपट रहे हैं, कभी मोदी जी का हाथ उठा के टटोल रहे हैं, ये सारी बातें करते रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से तो उन्होंने सारे काम बिल्कुल सही सही किए। उन्होंने जितने टिकट चाहिए थे मोदी जी को उतने टिकट उन्हें देने पड़े, चुनाव भी उन्होंने अच्छा लड़ा, परिणाम भी अच्छे निकाले उन्होंने, और अब स्पेशल पैकेज भी प्राप्त कर लिया, जो चाहते थे उन्हें मिल गया। तो उनकी स्थिति तो मजबूत हो गई है। जो एनडीए, बिहार में एनडीए की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। राहुल गांधी ने एक टिप्पणी में यह कहा आज के बजट के बाद कि यह सरकार को बचाने वाला बजट है। एक अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने बजट में मोटे तौर पर उनकी बात सही है, मोटे तौर पर राहुल गांधी ने ठीक बात कही है। लेकिन क्या यह सचमुच एक मोटी गारंटी दे देता है कि अब आने वाले समय में सरकार सुरक्षित ही है? आने वाला समय क्या होता है? ये तो 8 महीने की, ये तो केवल इस वित्त वर्ष में तो केवल 8 महीने बचे। 8 महीने बाद नया बजट फिर लाना पड़ेगा सरकार को। 4 महीने से वित्त वर्ष के निकल चुके हैं। जब 8 महीना खर्च करने के लिए आपने इतना पैसा इन लोगों को दे दिया है, तो फिर उसके बाद फिर से नया बजट आएगा तो नई मांगे आपके सामने आएंगी। आपके समझते हैं अगले बजट में बिहार से कोई मांग नहीं आएगी या नायडू की तरफ से कोई मांग नहीं आएगी? आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत